हेलो बच्चों, वेलकम टू पांडर एकेडमी। तो हम लोग जो क्लास 10th का साइंस का सीरीज कर रहे थे, आज उसमें हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर आपके सिलेबस में है, बिहार बोर्ड में, वो है धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। कोशिश वही होगी 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर भी हम लोग फिनिश कर लें। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं एकदम। तो अगर तुमने पहला 2 चैप्टर नहीं भी देखा है तो भी आप इसको देख सकते हो। फिर बाद में अगर उस चैप्टर में तुमको जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में कुछ डाउट वगैरह है तो वहाँ पे जाकर तुम उसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक, आह चलो। तो सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने से पहले हम लोग अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है, यानी आसपास का जो चारों तरफ देखो और उसको एनालाइज करो, तो वहाँ पे दो ही तरह की चीजें तुमको मिलेगी। या तो वहाँ कोई पदार्थ है या फिर एनर्जी, यानी पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज है, या तो कोई मैटर है या फिर एनर्जी है ना। या तो कोई पदार्थ है या फिर कोई एनर्जी है। तो मैटर क्या हो गया? मैटर सिंपल वही जो स्थान घेरता है, जिसमें जड़त्व का नियम होता है, जिसमें कुछ भार होता है, वो हमारा मैटर हो गया। और एनर्जी जैसे कि कोई भी फिजिकल सिस्टम में जिसमें चेंज लाने का कैपेसिटी हो, जैसे कोई भी वस्तु पकड़ लो, वो हो गया मैटर। और जैसे साउंड हो गया या फिर लाइट हो गया या फिर वेव हो गया, ये सारा कुछ एनर्जी में आता है। तो पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज है, या तो मैटर है, हर चीज को हम मतलब दो ही चीज में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो मैटर है या फिर एनर्जी है। ठीक है, और यही मैटर और एनर्जी के रिलेशन को बताया था आइंस्टीन ने, जो उनका इक्वेशन है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उन्होंने जो इक्वेशन दिया है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यही क्या मैटर और एनर्जी के रिलेशन को बताया है कि, और ये दोनों आपस में, जो मैटर और एनर्जी है, एक दूसरे से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से इनमें चेंज मतलब एक दूसरे में बदल सकते हैं ये। ठीक है, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना, लेकिन उससे पहले हम लोग मैटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। तो वो पदार्थ का सिंपल सा जो है परिभाषा हमारे पास, कि जिसमें जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ आयतन होता हो, जिसमें जड़त्व हो और जिसका कोई मास हो, वो क्या हो जाएगा? पदार्थ। ठीक है, तो बट पदार्थ तो चलो हमको पता है कि पदार्थ क्या होता है, लेकिन पदार्थ के साथ अगर उसका हमको बोले कि क्लासिफिकेशन करो, कि जो पदार्थ है वो तो मतलब बहुत एक जनरल टर्म हो गया है ना। अगर उसको हमको क्लासिफाई करो कि मतलब उसका मतलब वर्गीकृत करके दो उसको, कौन कौन सा पार्ट होता है, तो इसको हम लोग दो आधार पे पदार्थ को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं या फिर क्लासिफाई कर सकते हैं पदार्थ को। पदार्थ को कितने आधार पे कर सकते हैं? दो आधार पे पदार्थ का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अगर हम पहला इसका वर्गीकरण करें अवस्था के आधार पे, कि जो हमारा पदार्थ है वो किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, अवस्था के आधार पे। तो अवस्था के आधार पर इसको जो जनरली हम लोग तीन बोलते हैं, बट वो पांच होता है साथ में, मतलब ठोस, द्रव्य, गैस, और फिर प्लाज्मा, और साथ में एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम लोग यहाँ पे तीन मान के चलेंगे। तो अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने तरह के हो जाएंगे जनरल में? एक हो गया ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। और इसी में अगर चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो, प्लाज्मा, और पांचवा हो जाता है BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पदार्थ का हमने वर्गीकरण किया अवस्था के आधार पर। अगर उसी पदार्थ का वर्गीकरण अगर हम अ, रासायनिक संरचना या फिर शुद्धता के आधार पे करें, शुद्धता के आधार पे या फिर रासायनिक संरचना के आधार पे कर लेते हैं, अ, और शुद्धता के आधार पर। तो शुद्धता के आधार पे हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, या फिर
या तो ये शुद्ध पदार्थ होगा या फिर मिश्रण होगा, या फिर प्योर सब्सटेंस है, या फिर कोई ना कोई मिक्सचर है ना। तो इसके आधार पे दो तरह का हो गया, या तो ये शुद्ध पदार्थ है या फिर मिश्रण है या फिर मिक्सचर है ना। तो या तो ये शुद्ध पदार्थ होगा या फिर मिश्रण होगा। अब मिश्रण को अभी साइड करते हैं, हम लोग शुद्ध पदार्थ पे आते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो तरह का हो सकता है, जो प्योर सब्सटेंस है वो भी दो तरह का हो सकता है, या तो वो एलिमेंट हो यानी कोई तत्व हो, या फिर वो कंपाउंड हो, यौगिक हो, वो भी हो सकता है। तो शुद्ध पदार्थ को भी हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं, कि जो प्योर सब्सटेंस है वो भी दो तरह का हो सकता है। ये सब 9th क्लास में या उससे पहले ही पढ़ना होता है। मैं बस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातु उस पे आ सकें। ठीक है, तो तत्व हो सकता है या फिर ये यौगिक हो सकता है, या तो ये एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। एलिमेंट या फिर कंपाउंड। मिश्रण हो गया हमारे पास मिक्सचर, और ये हो गया प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। साइंस अगर पढ़ना है ढंग से तो थोड़ा सा इंग्लिश भी आना चाहिए, सिर्फ हिंदी से इसमें काम नहीं चलता है। तो थोड़ा थोड़ा हम साइड में लिखते चलेंगे ताकि आपको भी इसका आइडिया होता रहे, है ना। तो ये लिक्विड हो गया, गैस, प्लाज्मा, और ये बोस आइंस्टीन कंडीशन। अब एलिमेंट भी तीन तरह का हो सकता है। एलिमेंट को भी अगर हम क्लासिफाई करें, फर्दर इसको क्लासिफाई करें, तो ये तीन तरह का हो सकता है, या तो धातु, या फिर अधातु, है ना, या फिर तीसरा एक आता है उपधातु। धातु, अधातु, या फिर उपधातु, है ना। यानी कि मेटल, नॉन मेटल, और तीसरा हो जाएगा मेटलॉइड। तो ये जो हमारा आज का चैप्टर है उसमें हम यही धातु अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में थोड़ा सा उपधातु के बारे में भी देख लेंगे। तो हम लोग यही धातु और अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमारा ये पूरा टॉपिक रहने वाला है। तो पदार्थ का वर्गीकरण पहले हम लोग अगर अवस्था अवस्था के आधार पर करें तो ये ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी वगैरह हो जाएगा। शुद्धता के आधार पे हमारे पास प्योर सब्सटेंस और मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। और उसके साथ जो प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का हो सकता है, या तो वो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। और अगर एलिमेंट है तो एलिमेंट और यौगिक का तो अपना वो होगा, जब हम लोग उस टॉपिक में जाएंगे कभी फर्दर तो उसको देखेंगे। बट अभी हम लोग एलिमेंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या फिर मेटलॉइड हो सकता है। तो अब किसे मेटल कहेंगे, किसे नॉन मेटल कहेंगे, किसे मेटलॉइड कहेंगे, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं, है ना। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, इसको इस चार्ट को बना लेना। ठीक, बनाओ इसको, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना, इसको वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हो, फिर उसके बाद आगे फर्दर देखना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि धातु क्या है। भाई पदार्थ मतलब एलिमेंट तीन तरह का हो सकता है, मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर मेटेलॉइड है। तो धातु क्या है, जैसे हम लोग आसपास ही देखें कि धातु क्या मतलब, जैसे अगर अ, पुल वगैरह देखते हैं उसमें लोहा का निर्माण मतलब यूज किया जाता है पुल का निर्माण करने में, या फिर एल्यूमिनियम का बर्तन होता है, या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर का ज्वेलरी होता है। तो ये सारा कुछ जो है आयरन हो गया, लोहा हो गया, या फिर कॉपर का जो बर्तन होता है, कॉपर का वो वायर वगैरह होता है, तार वगैरह होता है। तो ये सारा कुछ क्या है, मेटल है, कॉपर है, लोहा है, एल्यूमिनियम है साथ में,
तुम्हारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सब कुछ मेटल है। तो बट किसको हम मेटल मानेंगे? कुछ एक जो मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा किसी मैटर में, किसी पदार्थ में कुछ एक खास तरह का गुण होगा, खास तरह का उसका प्रॉपर्टीज होगा, उसी को हम लोग धातु कहेंगे। और जिसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगा उसको धातु नहीं कहेंगे, तो ऑब्वियसली उसको अधातु कहेंगे। और जिसमें बीच बीच का मतलब थोड़ा सा धातु का भी गुण हुआ, थोड़ा सा अधातु का भी, उसको हम लोग उपधातु या फिर मेटेलॉइड कहते हैं, है ना। तो सबसे अगर पहले पूछा जाए कि धातु है क्या, धातु क्या है? धातु कुछ जो उसके कॉमन एग्जाम्पल हो, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये धातु के उदाहरण है। तो अ, धातु को अगर हम सिंपली को परिभाषित करना जाए तो वैसा पदार्थ जिसमें धात्विक गुण पाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर धात्विक गुण, धात्विक गुण, या फिर इसको कहें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे, है ना। और जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होगा वो हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। तो अब मेटेलिक प्रॉपर्टी है क्या? मतलब जो कुछ खास मेटेलिक गुण है जिसको हम लोग मेटेलिक प्रॉपर्टी के अंदर मानते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक खास तरह का चमक होना चाहिए, या फिर इसको लिखो धात्विक चमक होना चाहिए। धात्विक जो धातु होते हैं उसमें खास तरह की चमक होती है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग मेटेलिक लस्टर। उसके अंदर सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो आघात वर्धनीयता, यानी कि उस पे जब हम मतलब किसी चीज से उस पे प्रहार करते हैं तो एक वो टूटता नहीं है वो। तो ये भी उसका जो एक गुण हो गया। तो उसका लंबा तार बनाया जा सकता है, यानी कि उसको लंबा रूप से खींचा जा सकता है। तो एक गुण उसका हो जाता है तन्यता। ठीक है। उसके अलावा जो धातु जनरली होते हैं वो कठोर होते हैं। तो एक उसका जो रिजिडिटी हो गया या फिर उसकी जो कठोरता हो गया वो भी उसका एक क्या हो गया, गुण हो गया। उसके अलावा उसमें एक खास तरह का मेटेलिक साउंड होता है जब उसको पीटा जाता है या उस पे हथौड़े वगैरह से प्रहार किया जाता है, तो उसमें एक मेटेलिक साउंड निकलता है, उसको बोलते हैं ध्वनिकता या फिर मेटेलिक साउंड। फिर उसमें जनरली वो विद्युत और उष्मा के सुचालक हुआ करते हैं, यानी कि गुड कंडक्टर हुआ करते हैं विद्युत और उष्मा के। तो ये कुछ जो गुण है वो अगर किसी पदार्थ में पाया जाएगा, उसमें खास तरह की चमक होगी, आघात वर्धनता या फिर तन्यता, कठोरता, ध्वनिकता या फिर विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा, तो इस तरह का जो गुण अगर किसी पदार्थ में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु। उसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु या फिर मेटल। ठीक है। तो ये अगर मेटल का परिभाषा अगर पूछा जाए तो ऐसा पदार्थ जिसमें निम्न तरह के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि धात्विक चमक, आघात वर्जनियता, तन्यता, कठोरता, मेटेलिक साउंड अगर इसमें प्रोड्यूस हो, साथ में अगर वो विद्युत और उष्मा का सुचालक है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग धातु कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा हमारे पास लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये सब क्या है, जो धातु के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है। अधातु क्या है? तो वही जिसमें इस तरह का गुण नहीं पाया जाएगा, जिसमें
कि जो धात्विक गुण है वो नहीं पाया जाता, उसको हम लोग क्या मानेंगे? अधातु। यानी कि उसमें कोई मेटालिक चमक नहीं होगा, है ना, मेटेलिक चमक नहीं होगा। और जो एक चीज और इसमें देख लेना कि जो धातु जनरली होते हैं, धातु जो सामान्यतः होते हैं वो कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो ये भी एक धातु का गुण हो गया। अब अधातु जिसमें इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं होगा, तो वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु। या वैसा पदार्थ नहीं, वैसा तत्व। क्योंकि धातु जो किसके अंडर आ रहा है यहाँ पे? धातु अधातु हम लोग देखें वर्गीकरण में, ये एलिमेंट के अंदर आ रहा है ना। तो वैसा तत्व जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और जिसमें निम्नांकित मतलब जो गुण है वो मौजूद हो, उसमें धात्विक चमक मौजूद हो, तन्यता हो, अगाध वर्जनीयता हो, कठोरता हो, ध्वनिकता हो और विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो, उस तरह के तत्व को हम लोग धातु कहते हैं। और जिसमें ये सब कुछ नहीं होगा वो हमारे पास हो जाएगा अधातु, है ना। तो अधातु में आप, तो अधातु क्या करेगा? अधातु, अधातु यानी कि नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का क्या हो जाएगा? सामान्यतः क्या करेंगे? एक मिनट, ये धनायन बना रहा है, ठीक है। अधातु ये हो जाएंगे वे तत्व जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को, धातु त्याग कर रहा था तो कोई ग्रहण भी करेगा, तो ग्रहण कौन करता है? अधातु। ग्रहण करते हो, ग्रहण करके क्या बनाएंगे? ऋण आयन, नेगेटिव चार्ज वाला आयन, ऋण आयन का निर्माण करते हो। वो हमारे पास हो गया अधातु। अधातु का जो कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है वो जो कुछ गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैस या फिर क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारा क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ये सब सारा क्या है? अधातु है, ठीक है। और इनमें धात्विक गुण नहीं पाए जाएंगे, तो इनमें जो गुण पाए जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? अधात्विक गुण। अधात्विक गुण पाए जाते हैं। अब अधात्विक गुण क्या हो गया? तो जनरली क्या होगा? विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा, ये आघात वर्जन्य नहीं होगा, इसमें तन्यता नहीं होगा। अगर इसको ज़्यादा पीटेंगे तो ये क्या होगा? डक्टाइल होगा, यानी भंगुर होगा। अगर ज़्यादा पीटेंगे तो ये सामान्यतः क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। मतलब पीटने पर क्या हो जाएगा? ये टूट जाते हैं। इनका तार नहीं बनाया जा सकता है, यानी इनमें तन्यता नहीं होती है। ये हम लोग देखने वाले हैं जो अभी इन दोनों का अलग अलग से देखेंगे, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो धातु होते हैं उनका भौतिक गुणधर्म क्या होता है और जो अधातु होते हैं उनका भौतिक गुणधर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स है एकदम। अगर डिफाइन करना हो कि धातु और अधातु क्या है तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको देखो।
आगे आओ, धातुओं के भौतिक गुण। गुण या फिर साथ में इसको कर लो गुण धर्म, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि धातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो क्या क्या हैं। तो अभी जो मैंने बताया था वो सारा उसके डेफिनेशन में वही क्या हो जाएगा, धातु का भौतिक गुण। तो सबसे पहला क्या बताया था उसमें, या इसको एक लाइन इसमें ऐड कर लो, उसके बाद लिखते हैं कि धातुओं में धातुओं में निम्नांकित भौतिक गुण पाए जाते हैं। जो सबसे पहला है वो है धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। धात्विक चमक, जो धातु की सतह होती है वो सामान्यतः जनरली उसमें एक खास तरह की चमक पाई जाती है, खास तरह की चमक पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, धात्विक चमक या फिर मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। जैसे कि कोई भी सोना ले लो, तो सोना में क्या है, खास तरह का चमक है। चांदी, चांदी को भी अगर हम देखते हैं तो चांदी में भी क्या है कि स्पेशल चांदी का जो साइन होता है वो रहता है उसमें। तांबा या कोई भी मेटल ले लो, एल्यूमिनियम पकड़ लो, जिंक पकड़ लो, हर किसी में एक खास तरह का चमक होता है। इसी को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक या फिर मेटेलिक लस्टर। ठीक है, तो जो धातु की चमकीली सतह जो उसमें पाया जाता है वो उसका एक मुख्य भौतिक गुण हो गया, मेन उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, वही जो उसका अपीयरेंस वगैरह के बारे में है, किस तरह का दिखता है वो। बाकी नेक्स्ट उसका जो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, कि वो किस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किस तरह से रिएक्शन वगैरह वो करता है, धातु किस तरह का रिएक्शन वगैरह परफॉर्म करता है, वो हम लोग जब देखेंगे, जब मेटल्स का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करता है और किससे किससे रिएक्शन करता है, किससे किससे नहीं करता, वो सारा हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी हम लोग तो इसमें लिखेंगे कि ये कलर ठीक आ रहा है, थोड़ा हल्का आ जा रहा है, इसको तो चेंज करता हूँ मैं। हम्म, धातुओं की सतह सामान्यतः चमकीली होती है, उसमें एक खास तरह की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक या फिर उसका इंग्लिश कर लें तो मेटेलिक लस्टर कहा जाता है, जिसे धात्विक चमक या मेटेलिक LSTUR लस्टर कहा जाता है। तो धातुओं में खास तरह की चमक पाई जाती है। धातुओं की सतह क्या होती है, सामान्यतः चमकीली होती है, उसमें खास तरह का चमक पाया जाता है, तो वो उसका पहला भौतिक गुणधर्म हो गया। ठीक है, तो उसमें खास तरह की चमक पाई जाती है जिसको हम लोग मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। जो नेक्स्ट गुण है उसका ये है, क्या लिखा था हमने, अ,
सेकंड है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि जो धातु है उसको हम पीट पीट के चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। उसको अगर हम मतलब पतला सीट में, जैसे मेटल का जो ब्लॉक है, अगर उसको लगातार उसको पतला करते रहें तो उसको एक पतला सीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। पतला सीट के रूप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी का ही जो जो धातु को पीट पीट कर पतला चादर में या पतला सीट में बदलने का गुण होता है, उसी को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, ठीक है। या इसको बोलते हैं मैलेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर रहे हैं हम अपने नोट्स में कि धातुओं को पीट पीट कर, यानी कि उसे पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है, ढाला जा सकता है। इसी इस गुण को, इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। जो मेटल का ये प्रॉपर्टी हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। तो जो कौन सा धातु है जिसको सबसे ज्यादा मतलब पीट के सबसे ज्यादा पतला एकदम उसका पन्नी बनाया जा सकता है, पतला उसका सीट बनाया जा सकता है, तो सबसे जो ये प्रॉपर्टी जो सबसे किसी ज्यादा धातु में पाया जाता है, सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी किसी धातु में पाया जाता है, तो वो है सोना और चांदी। सोना और चांदी, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार करके लिख लेंगे कि सोना और चांदी अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु है। सोना और चांदी क्या हो गया, अत्यधिक आघात वर्धनीय धातु हो गया, ठीक है। तो ये इसका सेकंड गुण हम लोग देख लिए, आघात वर्धनीयता। जो थर्ड गुण था इसका वो है तन्यता। थर्ड गुण आ गया तन्यता। तो तन्यता क्या है कि तन्यता उसका कितना लंबा, उसका धातु का जो खींच कर उसका कितना लंबा जो तार बना सकते हैं। तो किसी धातु को एकदम खींच के बहुत लंबा जो तार बनाने का गुण है, उसी को कहा जाता है तन्यता। तो जैसे एक धातु जो सोना है ना, तो सोना का मतलब उसमें तन्यता या डक्टिलिटी उसको कहा जाता है। वो इतना ज्यादा है कि 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। यानी उसको इतना भी खींचे हो वो टूटेगा नहीं, और वो उस तरह से अगर उसको ढंग से खींचा जाए तो 1 ग्राम सोना से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोना से, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा कि धातुओं को धा अच्छा पहले इसका इंग्लिश लिख लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश इसका जानना जरूरी है, क्योंकि अगर साइंस पढ़ना है तो इंग्लिश आना ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना मज़ा नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड से हैं तो थोड़ा, लेकिन हम लोग भी थोड़ा थोड़ा इसको सही करने का प्रयास करेंगे। डक्टिलिटी, LITY, है ना। चलो तो धातुओं को
खींचकर इनका तार यानी वायर बनाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग जितना वायर देखते हैं सारा का सारा क्या होता है, मेटल का बना होता है, या तो कॉपर का होगा या फिर एल्यूमिनियम का होगा। तो जितना भी तार वगैरह होता है सारा किससे बना होता है, मेटल का। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ मेटल में पाया जाता है। तो धातुओं को खींचकर इनका तार बनाया जा सकता है ना। इस गुण को इस गुण को तन्यता कहते हैं। इसी गुण को क्या कहेंगे हम लोग, तन्यता, या फिर इंग्लिश में कहेंगे उसको डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। तो जितना भी मेटल है अधिकांश का तार बनाया जा सकता है। जैसे सोना हो गया, क्योंकि सोना का क्या होता है, लंबा तार बनाता है, फिर उसी को रोटेट करके उसी को अलग अलग डिजाइन में कन्वर्ट करके हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। तो चांदी हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सबका तार बनाया जा सकता है। ठीक है। और इसमें जो एक बात मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन होगा, तो तन्यता का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तन्यता का गुण जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो फिर से सोना के अंदर ही है। तो सबसे, स्टार करके लिख लोगे इसको, सबसे अधिक तन्यता सोना का, जो सबसे अधिक तन्यता है सोना का ही होता है। साथ में आप इधर साइड में लिख लेंगे कि 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये जो फैक्ट है ये बुक में दिया हुआ है, जो हम लोग एससीईआरटी का बुक है उसके अंदर ये बात दी हुई है। तो उसको हम लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 3 गुण हम लोग देख लिए, धात्विक चमक, आघात वर्जनता, और तीसरा तन्यता। इसको देखो, नोट करो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट गुण पे चलेंगे। साइड हो जाता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगर नहीं हुआ होगा तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, फिर वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहाँ पे तुम्हें ये सारा दे ही दूंगा बोर्ड पीडीएफ। चलो आ गया। सॉरी। चौथा गुण है वो कठोरता। कठोरता यानी जो अधिकांश धातु होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। अधिकांश धातु क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन सभी धातु कठोर नहीं होता है। अधिकांश धातु कठोर होता है परंतु सभी धातु कठोर नहीं होता है। कुछ धातु तो इतना मुलायम होता है कि उसको हम लोग नॉर्मल जो चाकू है उसकी मदद से काट सकते हैं। तो किन किन धातुओं को हम चाकू की मदद से काट सकते हैं, तो कुछ जो फेमस है नाम, जैसे सोडियम, बहुत मुलायम धातु होता है, उसको चाकू की मदद से काटा जा सकता है। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। तो अधिकांश धातु मतलब सामान्यतः जो धातु होता है वो कठोर होता है, लेकिन सभी धातु कठोर हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, ये मतलब गुण तो है बट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाला गुण नहीं है कि ये होना ही चाहिए, उस तरह का गुण नहीं है। ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हम लोग कि सामान्यतः, सामान्यतः धातु कठोर होते हैं। सामान्यतः धातु कठोर होते हैं परंतु
सभी धातु कठोर सभी धातु कठोर नहीं होते हैं, कुछ धातु मुलायम भी होते हैं। कुछ धातु मुलायम भी होते हैं, उन्हें चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। सहायता से काटा जा सकता है। तो सामान्यतः धातु कठोर होते हैं, लेकिन उसका कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। जैसे कि मुलायम धातु जिनको चाकू की मदद से काट सकते हैं। उदाहरण क्या हो गया, यानी अपवाद इसका क्या हो जाएगा? सोडियम सोडियम का सिंबल हो गया Na। पोटा पोटेशियम पोटेशियम यानी कि के, और लिथियम ये सब अपवाद है इसके, किसके? कठोरता के गुण के। ठीक है। तो जिनका जो धातु मतलब मुलायम होंगे तो उनका क्या होगा, और उनका घनत्व भी कम होगा। जो जितना ज़्यादा कठोर होगा उसका घनत्व, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। और जो मुलायम धातु होंगे उसकी डेंसिटी कम होगी। अब जो डेंसिटी उनका घनत्व कम होगा तो उनका गलनांक भी कम होगा, उनका क्वथनांक भी कम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे इस चीज़ को कि कठोर धातु का कठोर धातु का घनत्व अधिक होता है तथा मुलायम धातु का घनत्व एवं गलनांक गलनांक कम होता है। ठीक। तो चौथा गुण हम लोग देख लिए, कठोरता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट गुण है हमारा पांचवा, वो है क्या? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का जो है वो अच्छा सुचालक होता है। उष्मा का अच्छा सुचालक होता है कौन? धातु। तो धातु क्या हो गया? उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। तो पांचवा गुण जो हम लोग देखेंगे उसका वो है उष्मा की चालकता, यानी कि कंडक्टेंस हो जाएगा, कंडक्शन ऑफ हीट। तो धातु जो सामान्यतः होते हैं उष्मा के क्या होंगे? सुचालक। उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। और उष्मा का जो सबसे बढ़िया सुचालक होता है किसी धातु के बारे में, तो वो होता है चांदी। उष्मा का सबसे बढ़िया सुचालक हो गया चांदी, और दूसरे नंबर पे आता है तांबा। तो इसीलिए जो बिजली का तार वगैरह जितना बनता है वो तांबा का बनता है। चांदी का इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि चांदी क्या है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तो बहुत महंगा है, बहुत रेयर है ना। तो चांदी का इसलिए तार नहीं बन सकता। लेकिन जब चांदी जो है उष्मा का सबसे बढ़िया चालक है, या उष्मा या विद्युत वगैरह का जो है सबसे बढ़िया चालक है वो चांदी है। ठीक है। इसी में उष्मा और विद्युत दोनों एक साथ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग क्यों देखना उसको। उष्मा और दोनों लगभग सेम ही होता है, छोड़ो अलग अलग ही कर लेंगे। तो चांदी भी क्या होता है, वो उष्मा का सबसे बढ़िया चालक होता है, साथ में विद्युत का भी होता है। तो इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट,
की हम्म, सामान्यतः धातु ऊष्मा के सुचालक या फिर अच्छे चालक होते हैं। सामान्यतः धातु ऊष्मा के सुचालक या अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है इसमें। और एक बस उसमें ऐड कर लेना कि कौन सा धातु ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा चांदी। चांदी या फिर उसका सिंबल हो गया Ag। ठीक है, उसके बाद उसमें तांबा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट उसमें का जो सबसे बढ़िया सुचालक है वो है चांदी, और विद्युत में भी सेम रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे वो है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि विद्युत की चालकता। ये सारा हम किस के अंदर पढ़ रहे हैं? धातु के भौतिक गुणधर्म, विद्युत की चालकता, यानी कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी सेम जैसा हीट में लिखे हैं, कोई अंतर नहीं करना, सेम चीज को लिख देना कि सामान्यतः धातु विद्युत के, सामान्यतः धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। और जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक वो भी क्या हो जाएगा? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो गया चांदी। तो चांदी का सबसे बढ़िया सुचालक होने के बावजूद उसका हम लोग तार नहीं बनाते, या फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर है उसमें उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि चांदी महंगी है, चांदी रेयर है। तो उसके जगह पे जो सेकंड नंबर सुचालक आता है वो क्या है? तांबा। सेकंड नंबर पे कौन आता है? तांबा। तो हम लोग तांबा का यूज करते हैं। और उससे पहले हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते थे, लेकिन आजकल हम लोग तांबा का करते हैं, है ना? ठीक है, तो इसको या चाहो तो लिख लेना खुद से कि विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक होने के बावजूद चांदी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वायर में नहीं किया जाता है, क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, और उसके जगह पे तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तांबा का इस्तेमाल किया जाता है, तांबा और एल्यूमिनियम का। तो या मैं ही लिख दूं? लाओ मैं ही लिख देता हूँ, ताकि तुमको बाद में जब ये पढ़ो बोर्ड PDF तो तुम्हारा क्लियर हो जाए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होने के बाद भी इलेक्ट्रिक वायर में तांबा तथा एल्यूमिनियम, तांबा तथा एल्यूमिनियम का उपयोग होता है।
क्योंकि चांदी एक महंगी धातु है। प्रीशियस मेटल बोलते हैं उसको। प्रीशियस मेटल, तीन मेटल को कहा जाता है, सोना, चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, तीनों को कहा जाता है प्रीशियस मेटल। तो चूंकि ये बहुत महंगा है, इसीलिए इसका जगह हम लोग तांबा और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ध्वनिकता या फिर मेटालिक साउंड। हम लोगों ने क्या क्या कौन कौन सा गुण देखा था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। धात्विक चमक देख लिया, आघात वर्धनता देख लिया, तन्यता, कठोरता, विद्युत और उष्मक सुचालक देख लिया। एक बच्चा हमारे पास ये वाला ध्वनिकता है ना, तो उसको भी देख लेंगे अभी। कितना नंबर, 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर पे। ध्वनिकता या फिर मेटेलिक साउंड। ध्वनिकता या फिर मेटेलिक साउंड। तो जब धातु है, धातु की जो सतह होती है, वो जब किसी कठोर मतलब धातु जो है किसी कठोर सतह से टकराता है, तो उसमें एक खास तरह का साउंड निकलता है, खास तरह की उससे एक आवाज निकलती है। उसी को क्या कहा जाता है? मेटेलिक साउंड। उसी को कहा जाता है ध्वनिकता या फिर मेटेलिक साउंड। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा? धातु के अंदर। इसलिए देखो, जो स्कूल वगैरह में बेल वगैरह होता है, वो जनरली जनरली क्या वो मेटल का ही होता है। तो वो हमेशा मेटल का इसलिए बनाया जाता है ताकि वो जो मेटेलिक साउंड है वो बहुत दूर तक जाता है, और बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसका पिच जो होता है बहुत सही होता है। तो इसीलिए उसका जो घंटी वगैरह जो स्कूल वगैरह में यूज किया जाता है, उसको उसमें मेटल का यूज किया जाता है मेटेलिक साउंड के कारण। ठीक है, इसी को मेटेलिक साउंड को ही इंग्लिश में कहा जाता है सोनोरसनेस कहा जाता है शायद। सोनो सोनोरसनेस। सोनोरसनेस कहा जाता है इसको। इसको इसी को ध्वनिकता कहा गया। तो इसमें लिख लेंगे कि जब जब धातु किसी ठोस सतह से टकराता है, तो उससे उससे एक उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ही ध्वनिकता या फिर सोनोरसनेस कहते हैं। ठीक। उदाहरण के लिए वो देख लो कि जो स्कूल में बेल वगैरह यूज करते हैं हम लोग, वो मेटल का बना होता है। अब ये तो एक जनरल जो धातु का गुण है वो सारा हमने यहाँ देख लिया कि क्या क्या गुण होते हैं धातु के अंदर। उसका जो भौतिक गुण है, धात्विक चमक होता है, आघात वर्जनता होता है, तन्यता होता है, साथ में कठोरता है, उष्मा की चालकता है, विद्युत की चालकता है, साथ में ध्वनिकता है। लेकिन कुछ जो धातु हैं इनके मतलब कुछ एक्सेप्शन है इसके। जैसे कठोरता वाला मैं बताया था कि तीन धातु हैं जो मुलायम होते हैं। धातु जनरली वो क्या होते हैं कि जो रूम टेम्परेचर है यानी नॉर्मल टेम्परेचर में वो कठोर अवस्था में पाए जाते हैं।
वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ उसके अपवाद हैं, जैसे कि पारा। वो क्या है? वो एक धातु है, लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उस तरह का जो एक छोटा छोटा एक्सेप्शन है, उसको हम लोग अलग से नोट डाउन कर लेंगे। या फिर जो कठोर धातु है, लेकिन कुछ धातु मुलायम है, जिसको हम लोग चाकू की सहायता से काट सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और वो लिथियम। ये सब क्या हो गया? मुलायम धातु। तो ये जो जनरल जो धातु का भौतिक गुण है, उसका ये क्या है? अपवाद है, उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेंगे कि जो धातु के कुछ जो महत्वपूर्ण अपवाद हैं क्या क्या हैं। तो सबसे मेन कुछ जो अ, अपवाद हैं, तो धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्यतः इसको कर लो रूम टेम्परेचर पे। अतः रूम यानी कि कमरे के तापमान जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टेम्परेचर पे जनरली वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गलनांक वगैरह आएगा, तो वो भी धातु तो गल ही जाएगा। लेकिन जो सामान्यतः उसका जो वो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, वो रूम टेम्परेचर पे। परंतु पारा, इसका क्या है? पारा अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो पारा द्रव अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है। तो पारा किस अवस्था में मिलता है? द्रव अवस्था में। ओके। हम्म, पारा द्रव अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो ये धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में हम लोग को जितना जानना था वो हम लोग जान लिए। अब इसके बारे में और ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो नेक्स्ट आते हैं वो है अधातुओं के भौतिक गुण। जो अधातु है, नॉन मेटल्स है, उनका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनमें क्या भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो कुछ जो मेन पहले हमारे पास अधातु हैं, उसको देख लेते हैं। तो अधातु में सिंपल उसका कोई खास अलग से भौतिक गुण तो नहीं आएगा, वही वो जो धातु में है वो नहीं होगा धातु में। तो बस उसको ऐसे हम लोग मेंशन कर लेंगे, इसका कोई अलग से नहीं आता है भौतिक गुण। तो पहला हो गया कि अ, पहले कुछ जो अधातु है उसके उदाहरण मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। तो कुछ जो नॉन मेटल है, जितना मतलब अधातु जो सामान्य, जैसे धातु क्या था? सामान्यतः वो ठोस अवस्था में पाया जा रहा था। तो अधातु सामान्यतः या तो द्रव अवस्था में मिलेगा, या फिर जनरली वो गैस में मिलता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन एक एक्सेप्शन है, को ठोस में मिलता है, लेकिन जो जनरली अधातु जैसे नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारा गैस। जो ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये जो सारा धातु है, ये सामान्यतः गैस या फिर द्रव अवस्था में मिलता है। ठीक है, उसके कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, लेकिन सामान्यतः ये, जैसे वो सामान्यतः धातु हमारा ठोस अवस्था में था, उसी तरह से सामान्यतः हमारा धातु द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, तो कुछ जो अधातु है उसके बारे में जान लो। जो कुछ नॉन मेटल्स, पॉपुलर नॉन मेटल है, तो पॉपुलर नॉन मेटल सबसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारा मतलब नॉन मेटल के अंदर आता है, इत्यादि। वैसे भी हम लोगों ने नॉन मेटल का जो डेफिनेशन था उसमें देखा था
श्वेत तत्व सामान्यतः क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला, जब हम लोग इसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, रासायनिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे। तो इसमें अधात्विक गुण पाए जाते हैं, ये भंगुर होते हैं, इनका तार नहीं बन सकता। यानी जो भी धातु का गुण है उसको एक तरह से उसका एग्जैक्ट अपोजिट कर दो तो हम लोग को मिल जाएगा अधातु का गुण। ठीक है, तो अधातु के भौतिक गुण में अगर लिखें तो पहला अ, इनमें धात्विक चमक नहीं होती है। यानी कि जो मेटल का था, मेटेलिक लस्टर, वो अधातु में नहीं पाया जाता है। उनमें धात्विक चमक नहीं होती है। और अधात्विक चमक जैसा कोई चीज़ हम लोग को पढ़ना नहीं है। मतलब अधात्विक चमक नॉन मेटेलिक लस्टर जैसा कुछ होता नहीं है। तो इनमें धात्विक चमक नहीं होती, लेकिन इसका एक अपवाद है कि एक अधातु है आयोडीन। इसका अपवाद क्या हो गया? अ, आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन, ये इसका एक्सेप्शन है। आयोडीन चमकीला होता है, यानी कि आयोडीन में जो चमक है वो पाई जाती है। तो जनरली धातु में मतलब अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन उसका जो अपवाद हो गया वो कौन है? आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, फिर दूसरा अगर देखो तो अधातु, अधातु अधातु विद्युत के, अधातु जो होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं, यानी अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देते हैं। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसका भी एक अपवाद है, इसका भी एक्सेप्शन हो गया एक, कि कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। तो कार्बन एक अधातु है, उसी का एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कार्बन का जो एक, मतलब एक तरह से कह लो उसका भाई, तो वो एलोट्रॉप जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो अपवाद क्या हो जाएगा इसका? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। और ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, एक मिनट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ये इसका एक अपवाद हो गया। अब जो थर्ड था कि अधातु कठोर नहीं होते हैं। धातु क्या था? कठोर था, लेकिन जो अधातु है वो कठोर नहीं होते हैं। यानी कि कठोर नहीं होते तो क्या होते हैं ये भंगुर होते हैं। यानी कि अगर इनको, इन पर मतलब कड़ा प्रहार किया जाए तो ये क्या होंगे? टूट जाएंगे। जैसे कार्बन है, कोयला है हमारे पास, कोयला को अगर उस पर एक हथौड़ी से मारेंगे तो क्या होगा? वो पूरा एकदम, उसका मतलब ज़्यादा उसको मतलब पीट दिए तो पाउडर बन जाएगा उसका एकदम, उस तरह से, है ना। तो लेकिन इसका भी एक अपवाद है,
कुछ एक्सेप्शन है इसके भी। अपवाद इसका क्या है? तो हीरा, हीरा भी क्या है? एक डायमंड। ये भी क्या है? कार्बन का ही एक प्रूफ है। हीरा, हीरा होता है कठोर होता है। हीरा कठोर होता है। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण अपवाद हैं। और जो एकमात्र धातु है, अधातु है जो कि कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है कमरे के तापमान पे वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन, इसको लिखो इस तरह से स्टार करके। और धातु कौन था जो द्रव अवस्था में पाया जा रहा था? वो पारा। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो ये अधातु का भौतिक गुण हो गया। उससे पहले हम लोग धातु का भौतिक गुण देखे थे। ठीक है। अब इसके अलावा इसका जो रासायनिक गुणधर्म है, तो रासायनिक गुणधर्म हम लोग इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किए थे पदार्थ का वर्गीकरण कि अवस्था के आधार पर पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी था। रासायनिक संरचना शुद्धता के आधार पर आ गया था हमारे पास शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ भी दो तरह का हो गया था, एलिमेंट और फिर कंपाउंड। और एलिमेंट के अंदर आ गया था धातु, अधातु, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना था। ठीक है, वो हमने पढ़ा। उसके अलावा फिर हम लोग देखे कि धातु क्या होता है। अगर धातु को डिफाइन करना हो तो किस तरह से करेंगे, कौन कौन सा उसका प्रॉपर्टी होना चाहिए किसी तत्व में, तो उसको हम लोग धातु कह सकते हैं। फिर हमने देखा कि किसी तत्व में कौन कौन सा जो प्रॉपर्टी है, जो अगर रहेगा तो उसको हम लोग अधातु कहेंगे। कौन कौन सा गुण अगर रहेगा तो उसको हम लोग अधातु मानेंगे। फिर धातु के जो भौतिक गुण है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ा कि उसमें जो धात्विक चमक पाई जाती है, आघात वर्धनता होती है, तन्यता होती है, या फिर वो कठोर होता है, साथ में ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और उसके अंदर मेटेलिक साउंड होता है। जब मतलब कोई कठोर सतह से टकराता है तो साउंड निकलता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि धातु के भौतिक गुण क्या क्या हैं और उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जैसे कि उसमें धात्विक चमक नहीं होती है धातु में, परंतु आयोडीन जो है चमकीला होता है, तो एक्सेप्शन हो गया। अधातु जो होता है विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। अधातु जो कठोर नहीं होते हैं, वो भंगुर होते हैं, पीटने से टूट जाते हैं। परंतु जो हमारा ये क्या बोलते हैं, हीरा है, कार्बन का प्रूफ, वो है, वो मतलब मतलब कठोर होता है। उसके अलावा जो एक धातु है ब्रोमीन, वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा भी मतलब बाकी जो तो वो है कि उसका चादर नहीं बनाया जा सकता। कभी नहीं देखा होगा कोई धातु का चादर बनता है, हमेशा वो धातु का ही होता है, तो उसका चादर नहीं बन सकता है। यानी जो धातु का गुण था उसको एग्जैक्ट अपोजिट कर देंगे तो वह धातु का गुण हो जाएगा। या फिर उसका तार नहीं बनाया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को लिखने का कोई मतलब नहीं है। वो कॉमन सेंस की बात है कि धातु का चादर नहीं बन सकता, या फिर उसका तार वगैरह नहीं बन सकता, उसमें डक्टिलिटी नहीं होती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें देखेंगे कि जो सिर्फ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण के आधार पर ही धातु अधातु को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिफरेंस होना चाहिए, और होता भी है कि उसमें कुछ रासायनिक गुणों का भी अंतर होगा। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब इसका स्टार्ट करेंगे तो धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण देखेंगे, और फिर उसके आगे जो होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।